हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टेंस की सीरीज जो हमारी चल रही है, जो टेंसेज के वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे नेक्स्ट आज उसी स्टेप में बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात करें तो उसमें एक हमें याद रखने का तरीका क्या होता है, बेसिक जानकारी को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप याद रखें, उसमें यूजेज कौन कौन से होते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। बेसिक रूल्स एंड जो कंसेप्ट होंगे, जो यूजेज होंगे, जो ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से जो बातें याद होगी वो कैसे की जाएगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक उन्हें आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो आज बात करते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, इसमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना होता है। ये बेसिक जानकारी है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड यूज में ली जाती है। कौन सी ली जाती है? हेड। और मेन वर्ब जो होती है ना, वो कौन सी यूज में ली जाती है? मेन वर्ब इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज में ली जाती है, जिसको हम एमवी थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हेड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हेड और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल मीन्स एमवी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए ये बात याद हो गई। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें कि अब बेसिक तरीके से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। हालांकि इसमें ज़्यादातर डबल क्लोज का यूज होता है, एक क्लोज का यूज भी किया जाता है, लेकिन डबल क्लोज के सेंटेंस ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, हम बेसिक जानकारी के माध्यम से हम बात करना चाह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर या बेसिक जो हम सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस किस प्रकार के होंगे वो बात देखते हैं। चलिए, तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, मैंने कहा ही, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ऐसे भी लिखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेड, एमवी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम उदाहरण कर सकते हैं। जैसे हमने कहा इसमें एग्जांपल में, ही हैड रिटन ए स्टोरी। यहां आपने क्या देखा? ही हैड रिटन ए स्टोरी। तो यहां पर मैंने कहा हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गई बात? ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके नेगेटिव की। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी एक बार चेक कर लेते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होगा? हेड के साथ में आपको क्या करना होता है? हेड के साथ में आपको नॉट का यूज करना होता है और वही आपकी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी जो नेगेटिव सेंटेंस है वहां पर आप क्या करेंगे? हेड के साथ में नॉट का यूज कर देते हैं। हेड नॉट या हेड एंड एक ही बात है। ठीक है, हेड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स एमवी थर्ड फॉर्म। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। इसका सेंटेंस देखते हैं अपन। हमने कहा जैसे ही हैड नॉट या हैडंट, ही हैडंट रिटन, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ए स्टोरी, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो ही हैडंट रिटन ए स्टोरी। बात समझ में आ गई? चलिए ऐसे ही बात करते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कैसे यूज किया जाता है उसमें देखिए। मैंने कहा इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस।
ओके, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता देता हूँ, जो हेड हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपकी पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगी, मीन्स एम की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना, या फिर एम की थर्ड फॉर्म भी हम कह सकते हैं, और उसके बाद में बाकी बातें आएगी और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। समझ में आ रही बात? ये आपका स्ट्रक्चर है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करते हैं सेंटेंस की। जैसे हमने कहा हैड ही रिटन ए स्टोरी, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसका वो जो WH वर्ड होता है वो भी ऐसे होगा, पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में हेड आ जाता है, उसके बाद में बाकी चीजें हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बात ऐसी आती है कि जो हम यूज करते हैं, ये तो हमने बेसिक जानकारी ली भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, नेगेटिव में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव में कैसे यूज किया जाता है। अब हम बात जो करें ना, वो आपको बात बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने लायक, एंड मैं कह सकता हूँ कि जो एग्जाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो ऐसे यूजेज, ऐसे कंसेप्ट जिनका यूज कैसे करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसका कैसे यूज किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो हम यूज की बात करें, तो यूजेस की जब बात करें ना, तो उसमें सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना है। इसमें देखेंगे हम इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन बिगन एंड completed in the past, before other action. हमने ये लिखा है इट इज यूज्ड, यानी इस टेंस का प्रयोग एक एक्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो प्रारंभ हुआ एंड इसके अलावा कंप्लीट हो गया, स्टार्ट हुआ और समाप्त हो गया। इन द पास्ट में यानी भूतकाल में। बिफोर अदर एक्शन, अन्य एक्शन के पहले, यानी दूसरा जब एक्शन हुआ ना, उस एक्शन से पहले कोई एक्शन शुरू हुआ और समाप्त हो गया। वो जो कंसेप्ट है, वो जो यूज है, वो हमें किस में करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। अभी मैंने बात बताई। अब एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, इसी के अंदर हम बात करते हैं। जो पहला एक्शन है, जो पहले जो एक्शन होता है, यानी पहले जो कार्य हो जाता है, जो एक्शन पहले हो जाता है ना, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और जो एक्शन बाद में होगा, यानी जो देखो यहाँ पे लिखी बात आ रही ना, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, ऐसा एक्शन जो बिगिन हुआ, प्रारंभ हुआ, एंड कंप्लीट और समाप्त हो गया, किसमें? इन द पास्ट में। यानी ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। पहले जो एक्शन होता है, फर्स्ट जो एक्शन होता है ना, ठीक है, फर्स्ट एक्शन जो होता है वो एक्शन किस में आएगा? आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। और जो सेकंड एक्शन होगा इसका, सेकंड जो एक्शन होगा, सेकंड एक्शन वो आएगा आपके सिंपल पास्ट टेंस में। बात समझ में आ रही है डियर्स? सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। कौन सा? सेकंड एक्शन। तो जो फर्स्ट एक्शन हुआ, पहले जो एक्शन हुआ, पहला जो एक्शन कंप्लीट हो गया है ना, जो पहले समाप्त हो जाता है वो एक्शन होता है पहला एक्शन, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो दूसरा एक्शन जो बाद में होता है, ठीक है ना, ये पहला, ये प्रीवियस कह सकते हैं हम, प्रीवियस एक्शन होता है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो बाद में होगा वो एक्शन होता है सिंपल पास्ट टेंस में। ये नॉर्मल सी बात है, वैसे ध्यान रखनी है हमें कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में प्रारंभ हुआ, पास्ट में बिगन हुआ, एंड कंप्लीट भी पास्ट में हो गया, वो एक्शन तो होता है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी उसके बाद, अब जो बाद में बात क्या लिखी है? बिफोर अदर एक्शन, अन्य एक्शन से पहले। अन्य का मतलब ये बाद में एक्शन होगा,
ठीक है, इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ध्यान दें, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आता भी है, जिसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। द पेशेंट had died before the doctor arrived। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखना है आपको, ये डबल क्लॉज है, यानी द पेशेंट हैड डाइड, फर्स्ट क्लॉज, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये सेकंड क्लॉज। तो यहाँ डबल क्लॉज चल रहा है। क्या चल रहा है? डबल क्लॉज चल रहा है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे ही क्वेश्चन लगभग तेरा बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, सॉरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पहले कौन सा एक्शन हुआ है? डॉक्टर के पहुंचने से पहले, यानी डॉक्टर बाद में आया है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले क्या हुआ? द पेशेंट हैड डाइड, मतलब रोगी क्या हो गया था? मर चुका था। पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले क्या एक्शन हुआ? पहले एक्शन ये हुआ है, द पेशेंट हैड डाइड, यानी जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और जो एक्शन बाद में होता है, तो यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म है ना, यहाँ क्या है? सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस। एंड द पेशेंट हैड डाइड, इट मीन्स क्या हो गया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। बात समझ में आ गई सबके? चलिए नेक्स्ट बात हम देखते हैं सेकंड यूज इसका। इसी टेंस का जो सेकंड यूज है उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड जो यूज है इसका, उसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि हम कुछ फ्रेजेज होते हैं, सम फ्रेजेज, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा था, आज भी हम पढ़ने जा रहे हैं। इट वाज टाइम, जैसे हमने पढ़ा था, इट वाज सेकेंड टाइम, वहाँ पे हमने इज के बारे में पढ़ा था। इट वाज हाई टाइम। ऐसे फ्रेजेज जब आ जाती हैं, जानते सभी, हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे इट इज टाइम, है ना, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज हाई टाइम, लेकिन यहाँ पे वो जो है, इट वॉज टाइम, इट वॉज सेकेंड टाइम, इट वॉज हाई टाइम। तो हमने जहाँ पे पढ़ा था इज के बारे में, उस समय हमने क्या किया था? इसके अगले पार्ट में, इस सेंटेंस के अगले पार्ट में हमने एमवी सेकंड फॉर्म का यूज किया था, मीन्स हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर वॉज का आया है प्रयोग। तो ऐसी कुछ फ्रेजेस जहाँ पर इस प्रकार का मैटर आ जाता है ना, यानी वॉज का प्रयोग आ गया, मीन्स यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म के रूप में है। तो यहाँ जब ये आ जाए ना, तो हमें क्या करना होता है? इनके साथ में, मीन्स इसका जो अगला पार्ट होगा, इस सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना, इस सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट होता है, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम हेड प्लस एमवी थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हेड प्लस एमवी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसमें, इन फ्रेजेस के बाद में आने वाले सेंटेंस के पार्ट में। बात समझ में आ गई? देखिए कैसे करते हैं, मैं एक बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, इट वॉज थर्ड टाइम, इट वॉज थर्ड टाइम he had bought a new car। क्या लिखा हमने? It was third time he had bought a new car। यहाँ आपको fill in the blanks मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ बोर्ड क्लास में क्या होता है? fill in the blanks मिलेंगी।
यहाँ पर खालिस्तान मिलेगी, तो इस खालिस्तान में आपको क्या करना होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा आएगा BUY, इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे BOUGST। हेड का हमने यूज कर दिया, क्यों किया, यहाँ पर वोज आया है इसलिए। यहाँ पर यदि इज आ जाता है, इट इज थर्ड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, केवल बोट का यूज करते हैं, केवल सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वोज का प्रयोग किया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड प्लस एम विथ थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, जो बिल्कुल सही है। तो आपकी बात ये समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं इसी। चलिए अब एक बात मैं आपको यहाँ बताना मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, तो वापस इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सवाल आएगा तो ये ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको क्या होता है, जैसे कि आपको ABCD के अकॉर्डिंग ऑप्शंस होते हैं और उनमें 3 ऑप्शन गलत होते हैं और 1 ऑप्शन आपका सही होता है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, जैसे ही टेंस की सीरीज पूरी हो जाती है उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल के बारे में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में वीडियो मैं मेरी तरफ से एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें अपन बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला जो यूज है उसके बारे में बात करते हैं। आपने पढ़ा था पहले भी, मैं आपको 2 बार बता चुका हूं कंडीशनल क्लॉज के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, एक ही बात है, क्लॉज को चाहे सेंटेंस को वहां पे, क्योंकि हमने कहा था कंडीशनल सेंटेंसेज में अगला जो हमारा यूज है वो इसी से संबंधित है। तो मैं बात करने जा रहा हूं इन कंडीशनल सेंटेंसेज। देखिए इन कंडीशनल सेंटेंसेज तो हम पहले पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था फर्स्ट कंडीशन के बारे में, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस में हमने सेकंड कंडीशन के बारे में पढ़ा था, और आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड कंडीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रही है गाइज। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड जो कंडीशन होती है उसका क्या नियम बनता है, वो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से याद रखनी होगी। देखिए उसमें क्या होता है, जैसे हम सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट इसमें, जैसे मैंने कहा इफ आई हैड वर्कड हार्ड, I had worked hard, I would have passed। बिल्कुल ध्यान से इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को बड़े ही केयरफुली होकर आप इसको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फ़र्क है पहले वाली कंडीशन और इस कंडीशन में क्या फ़र्क है। देखिए आपको ध्यान विशेष रखना है, आपको ब्लैंक यहाँ पे मिल सकती है, आपको ब्लैंक यहाँ पर भी मिल सकती है, दोनों में से कहीं भी आपको ब्लैंक मिल सकती है। एक तरफ का आपका लिखा हुआ आएगा, दूसरी तरफ आपको ब्लैंक मिलने की संभावना रहती है। तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमें यहाँ पर देखना है ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ एक बात ध्यान रखें, मॉडल का ये पास्ट रूप है ना, क्या रूप है, ये मॉडल का पास्ट रूप है, यानी मॉडल इसमें विल आएगा ना, तो विल का पास्ट वुड बन जाता है। तो वुड के साथ में यदि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ध्यान रखिए इस बात का, वुड के साथ में यानी मॉडल का पास्ट रूप कोई सा भी हो, चाहे वुड हो, चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, होता है, तो उनके साथ में यदि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, कौन सी, हैव प्लस एम विथ थर्ड फॉर्म यदि आ जाती है, तो आपको जो दूसरा वाला क्लोज होता है ना, उस क्लोज में आपको कुछ भी नहीं करना है, हेड प्लस एम विथ थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और यही आपकी थर्ड कंडीशन बन जाती है। ठीक है, यही आपकी क्या बन जाती है, थर्ड कंडीशन बन जाती है, जिसमें हमने देखा कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ट, यानी पास्ट की कंडीशन है। ठीक है ना, तो ये जो कंडीशन है इसमें कभी भी वो आपकी फुलफिल नहीं होती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमने इस बात के बारे में जाना कि कंडीशन सेंटेंस में तीसरी आपकी जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, हेड प्लस एम विथ थर्ड फॉर्म यदि एक क्लॉज में आए, तो उसके बाद वाला जो क्लॉज होता है उस क्लॉज में आपको वुड कुड माइट ऑप्शन में होते हैं, उसके साथ में आपको हैव पास्ट यानी सॉरी हैव प्लस एम विथ थर्ड फॉर्म का यूज कर देना होता है। चलिए बात समझ में आ गई सबके। अब एक लास्ट आपको मैं बताता हूँ इसका जो यूज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम
फैक्टर अप टू अ गिवन टाइम इन द पास्ट। यहाँ पर बात जो आ रही है वो ये है इंडिकेट करना, किसको, द ड्यूरेशन यानी अवधि को, किसकी अवधि को, ऑफ द टाइम फैक्टर, जो टाइम फैक्टर की अवधि है उसको इंडिकेट करना। इसी टेंस के जो अंतिम अपन कह सकते हैं लास्ट जो यूज है उसका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फैक्टर, यानी जो समय की अवधि है उसको इंडिकेट करना, उसको दर्शाना। अप टू गिवन टाइम, जो समय दिया होता है किसमें, इन द पास्ट में, पास्ट में जो समय दिया हुआ रहता है उस समय की अवधि को इंडिकेट करना, ये आपको इसमें बताया जाता है। तो एक अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि ये हमारा यूज जो है वो कैसे कार्य करता है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे हमने कहा बाय द टाइम आई रिटायर्ड, बाय द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम that college, by the time I retired from that college, I had taught there for 25 ईयर्स। इस सेंटेंस को देखिए एक बार। इस सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि बाय द टाइम मीन्स क्या होता है, जब तक होता है ना, बाय द टाइम जब तक। आई रिटायर्ड फ्रॉम दैट कॉलेज, मैं उस कॉलेज से जब तक रिटायर हो गया था। अब आगे पढ़िए, कॉमा लगाया हुआ है, ये आपका एक क्लोज बन गया। सेकंड क्लोज है आई हैड टॉट देयर फॉर 25 ईयर्स, वहाँ मैं पढ़ा चुका था, कितने वर्ष से, 25 साल तक मैं पढ़ा चुका था। तो यहाँ पे बात जो आई है, हमारा जो यूज है ना उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हमें जोड़ना है। क्या लिखा है कि अप टू अ गिवन टाइम इन द पास्ट में जो समय दिया होता है उसकी अवधि को क्या करना होता है, इंडिकेट करना होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बाय द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम दैट कॉलेज, उस समय तक मैं क्या हो गया था, उस कॉलेज से रिटायर्ड हो गया था। किस समय, ये पास्ट की बात बताई जा रही है। किसकी बात बताई जा रही, पास्ट की बात बताई जा रही। अब देखो इसमें जो ड्यूरेशन आएगा वो ये है, आई हैड टॉट देयर फॉर 25 ईयर्स। तो ये कह रहा है कि मैं 25 साल तक वहां पढ़ा चुका था, यानी उस पास्ट में 25 साल तक पढ़ा दिया था, उसके बाद में मैं क्या हुआ, रिटायर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पहला एक्शन आपका क्या हो गया, उसके 25 साल तक पढ़ाने का समय, 25 साल तक पढ़ाने का समय जो है वो आपकी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और अब कह रहा है कि 25 साल पढ़ाने के बाद में वो क्या होता है, उस समय के बाद में वो रिटायर हो जाता है। ठीक है ना, सेवानिवृत्त हो गया था उस कॉलेज से। तो ये बात इसमें आ रही है। तो यानी कुल मिलाकर के इसमें क्या होता है, द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फैक्टर को इंडिकेट करना होता है, जो कि पास्ट में दिया हुआ है। अब आप इसमें एक बात ये भी ध्यान देंगे कि बाई प्लस टाइम का यूज यदि आ जाता है, इसका मतलब परफेक्ट होता है। ध्यान रखिए, फ्यूचर में इसका प्रयोग होगा, लेकिन वहाँ पर आपको ये बात, यहाँ कुल मिलाकर के फ्यूचर की बात अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे ये सेकंड फॉर्म आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बाई द टाइम लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज है। इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि ये जो टेंस है ये पास्ट का टेंस है। और आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ जाता है 425 ईयर्स, तो यहाँ पे 25 साल से। तो हमेशा मैंने आपको कहा है कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का यूज होता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई। इट मीन्स ये जो आपका सेंटेंस आगे वाला जो क्लॉज है ना, उसमें आप क्या यूज करेंगे, हैड प्लस एम वी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई।